as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast. I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? 2011 वो वक्त जब इलेक्ट्रिक कार्स तेजी से पॉपुलर होना शुरू हुई। उस वक्त जब भी इलेक्ट्रिक कार्स की बात होती तो जहन में एक ही नाम आता, टेस्ला। और टेस्ला का मतलब है एक ही बंदा, इलॉन मस्क। वो दुनिया को यकीन दिला रहा था कि वो जमाना गया जब खलील खान पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियां चलाया करते थे। उसने ऐलान कर दिया था कि फ्यूचर अब सिर्फ इलेक्ट्रिक कार्स का है। लेकिन इस वीडियो में मस्क को इतनी हंसी क्यों आ रही है? वो किसका मजाक उड़ा रहा है? एक चाइनीज कंपनी का, जिसने अभी 1 साल पहले ही अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की थी। और सच बताऊं, एलॉन मस्क शायद ठीक ही हंस रहा था, क्योंकि उस वक्त उस कंपनी की कारें ऐसी ही थीं। हमारे यहां ठेलों पर आवाजें लगाते हैं ना, चले तो चांद तक वरना खैर। लेकिन एलॉन मस्क ने एक गलती कर दी। वो कहते हैं ना, नेवर अंडर एस्टिमेट योर ओपोनेंट। उसने अंडर एस्टिमेट किया। उस कंपनी को अपना कॉम्पिटिटर ही नहीं माना, बल्कि कहा कि ये कंपनी चाइना में भी सरवाइव कर जाए तो बड़ी बात है। I think their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China. लेकिन 2025 में यही कंपनी थी जिसने 1 साल में 22.5 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स बेची और यूं बन गई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड BYD। सोनी वाइफ पूरी VIP, गड्डी मेरी BYD। ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਿਪ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਨੀ ਵਾਈਫ ਪੂਰੀ VIP, गड्डी मेरी BYD। जो कि बन गई नंबर 1 और टेस्ला दूसरे नंबर पर आ गई। मगर ये सब हुआ कैसे? गेम घूमा कैसे? एक बैटरी बनाने वाली गुमनाम कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ईवी कंपनी कैसे बन गई? इसके पीछे है सिर्फ एक आदमी, एक जीनियस, वॉन्ग जुआनफू। एक ऐसा बंदा जिसकी कहानी सिलिकॉन वैली से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक गरीब और यतीम बच्चे की कहानी है। कुर्बानी और जिद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो आपको बताएगी कि जीरो से बार बार रीस्टार्ट करो, कभी हार मत मानो। एक ऐसी कहानी जो स्ट्रगल करने वालों को हिम्मत दिलाएगी, बताएगी कि सक्सेस तुम्हारा इंतजार कर रही है, मगर सक्सेस तक पहुंचना कैसे है वो आपको इस कहानी से मालूम होगा। इतनी कीमती इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यार, सब्सक्राइब नहीं करोगे हमारा चैनल? तो चलिए शुरू करते हैं। A colossal production machine running 24/7, capable of rolling out 2 electric vehicles every minute. वॉन्ग जुआनफू 1966 में चीन के बहुत ही गरीब इलाके में पैदा हुआ। यह है सूबा अनहोई और वहां का भी एक देही इलाका। और वो जमाना जब चीन में ना फैक्ट्रियां थी, ना बुलेट ट्रेन्स, ना ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। ये वो चीन था जहां गुर्बत आम थी, वसाइल ना होने के बराबर थे और एक गरीब फैमिली के लिए एजुकेशन भी आसान काम नहीं थी। वॉन्ग के वालिद एक कारपेंटर थे और अभी वॉन्ग प्राइमरी में ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। एक गरीब बच्चा एक गरीब इलाके में, ऊपर से बाप का साया भी सर से उठ जाए तो इमोशनली ही नहीं, फाइनेंशियली भी बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये वॉन्ग की जिंदगी का पहला इम्तिहान था, आखिरी नहीं। कुछ ही साल बाद उसकी मां का भी इंतकाल हो गया। वो सिर्फ 15 साल का था और मां और बाप दोनों नहीं थे। अब सिर्फ 2 रास्ते थे, रोता धोता गुर्बत के उसी साइकिल में फंसा रहता या फिर जमकर पढ़ता और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता। लेकिन वो ये फैसला अपने बलबूते पर नहीं ले सकता था। कोई ऐसा बंदा जो मां और बाप दोनों का किरदार अदा करे, उसके लिए कुर्बानी दे, तभी ऐसा मुमकिन हो सकता था। और ये रोल प्ले किया बड़े भाई ने। उन्होंने अपनी तालीम छोड़ी और मजदूरी शुरू कर दी, बल्कि भाभी ने भी अपनी सोने की बालियां बेच दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वॉन्ग की तालीम का सिलसिला चलता रहे। अब वॉन्ग के सामने फेल होने का कोई चांस नहीं था, नाकामी का रास्ता था ही नहीं, क्योंकि उसकी नाकामी का मतलब होता पूरे घर की नाकामी, भाई की कुर्बानी जाया चली जाती। वॉन्ग को इस डर ने अलर्ट कर दिया। उसने पढ़ाई को ऑब्सेशन बना लिया। उसने बिजनेस या मार्केटिंग नहीं, साइंस ही को चुना।
और मेटलर्जिकल फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी, यानी केमिकल्स, मेटल्स और उनके बिहेवियर को समझने वाली साइंस। सन 1990 में उसने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और तालीम मुकम्मल कर ली। जी हाँ, वोंग कोई मार्केटिंग जीनियस नहीं था, वो कोई कैरिज्मेटिक सेल्समैन नहीं था, वो एलॉन मस्क की तरह कोई सेलिब्रिटी भी नहीं था। वो तो बस एक इंजीनियर था यार, जो बैटरी, केमिस्ट्री, मेटल्स और मैन्युफैक्चरिंग को समझता था और बिलियनियर बनने निकला भी नहीं था। उसने कभी ये नहीं कहा था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बनाऊंगा। उसका टारगेट बिल्कुल सिंपल था, मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है बस। लेकिन आप एम्बिशन रखें या ना रखें, हालात आपको एक ऐसे रास्ते पर ले ही आते हैं जहां आपको एक चांस मिलता है। ये वो जमाना था जब चीन बहुत तेजी से बदल रहा था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के लिए ओपन हो रहा था। शेंजेन जो कभी मछेरों का शहर था, अब एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन रहा था। वहां फैक्ट्रियां लग रही थी, दुनिया भर की इलेक्ट्रॉनिक्स वहां बन रही थी, सब कुछ चीन में असेंबल हो रहा था। और यहां पर वोंग को अपना फ्यूचर नजर आ गया। हमें तो आज अंदाजा हुआ है, लेकिन वोंग 90s में ही समझ गया था कि आने वाले वक्त में बैटरी कोई छोटी कंपोनेंट नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ही यही होगी। और अगर कुछ करना है तो इसी फील्ड में करना है भाई। लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए वोंग के पास ना तो सिलिकॉन वैली के इन्वेस्टर्स थे, ना बाप की छोड़ी हुई दौलत। उसके पास एक ही चीज थी, रिस्क। उसने खतरा मोल लिया। 1995 में 29 साल की उम्र में अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और शेंजेन चला गया और यहां पर एक छोटी सी बैटरी कंपनी बनाई, नाम रखा BYD। आज तो कंपनी इस नाम के साथ एक स्लोगन इस्तेमाल करती है, बिल्ड योर ड्रीम्स। लेकिन उस वक्त BYD का कोई मतलब नहीं था, बल्कि वोंग तो खुद मजाक में कहता था कि इसका मतलब ब्रिंग योर डॉलर्स है। बहरहाल कोई नहीं जानता था कि बिन मतलब के ये 3 लेटर्स BYD एक दिन पूरी दुनिया को ऑटो इंडस्ट्री में बदल कर रख देंगे। जब BYD शुरू हुई तो रिचार्जेबल बैटरी की मार्केट पर जापानी कंपनियों का कब्जा था। सोनी, सानी और पैनासोनिक जैसे जायंट्स मार्केट पर छाए हुए थे। इन कंपनियों के पास पैसा था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और सबसे बढ़कर उनके पास ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइंस और रोबोट्स थे। और वोंग के पास क्या था? एक पुरानी सी वर्कशॉप, उधार के पैसे और बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस। लेकिन एक बात थी, वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मेरे पास जापानी मशीनें खरीदने के लिए पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही बदल कर रख दूंगा। और फिर जो काम एक ऑटोमेटेड मशीन करती थी, उसे छोटे छोटे मैनुअल स्टेप्स में बांट दिया। हर मजदूर एक छोटा सा काम करे, बार बार करे, सख्त डिसिप्लिन के साथ करे और क्वालिटी चेक के साथ करे। यानी उसने महंगी मशीनों को सस्ती लेबर से रिप्लेस कर दिया। अब जो काम जापानी फैक्ट्रियों में 20 स्टेप्स में हो रहा था, BYD वो 200 स्टेप्स में कर रही थी। और मजे की बात बताऊं, कम कॉस्ट में कर रही थी। हाँ, चीज सस्ती हो लेकिन वैल्यू तभी बनेगी जब वो अच्छी तरह काम करे। और यही था BYD का सबसे बड़ा इम्तिहान। सन 2000 के अमेरिकन टेलीकॉम जॉइंट मोटोरोला की ऑडिट टीम BYD की फैक्ट्री में आई। किसी भी कंपनी के लिए ऑडिट एक नाइटमेयर होता है, लेकिन वोंग जरा अलग किस्म का बंदा था। उसे अच्छी तरह का अंदाजा था कि रिस्क है तो रिस्क है। उसने इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। ऑडिट टीम ने जो कमजोरियां बताई, वोंग फौरन उन कमजोरियों को ठीक करने पर लग गया। और फिर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी नोकिया की टीम BYD आई, जिसके सूटेड बूटेड एग्जेक्टिव्स के तो ये फैक्ट्री देखकर ही होश उड़ गए। वो तो समझ रहे थे कि यहां कोई हाई टेक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जगह जगह रोबोट्स काम कर रहे होंगे। लेकिन यहां तो फुल न्यू कराची वाला माहौल चल रहा था। मजदूर नॉर्मल से रबड़ के दस्ताने पहने हुए थे और बड़े बड़े बर्तनों से इंतहाई हसास इलेक्ट्रोड मटेरियल निकाल रहे थे, वो भी किचन स्पून से। जी हाँ, वही चम्मच जिससे हम घर में सालन निकालते हैं, वहां बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के काम में इस्तेमाल हो रहे थे। नोकिया टीम ने तो अपने सर पकड़ लिए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग बैटरी बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। लेकिन उनको फैसला फैक्ट्री फ्लोर पर नहीं, लेबोरेटरी टेस्ट में करना था। नोकिया ने BYD की बनाई हुई बैटरीज टेस्टिंग के लिए फिनलैंड भेजी, जहां उनका सख्त स्ट्रेस टेस्ट हुआ। और जब रिजल्ट आया
तो सबकी आंखें फटी रह गईं। BYD की वो हाथों और चमचों से बनी हुई बैटरीज जापान की मॉडर्न बैटरीज को मात दे रही थी। जापानी बैटरियां तो 300 चार्ज साइकिल्स के बाद ही दम तोड़ देती हैं, जबकि BYD की बैटरियां 1000 चार्ज साइकिल तक बेहतरीन परफॉर्म कर रही थी। दुनिया को नजर आने लगा BYD का मॉडल सिर्फ सस्ता ही नहीं बल्कि रिलायबल भी है। और फिर BYD को बूस्ट मिलना शुरू हो गया। मोटोरोला, नोकिया, सैमसंग, सोनी एरिक्सन सबके सब क्लाइंट बनते गए और इस शानदार कामयाबी के पीछे एक ही बंदे का हाथ था, वांग चॉनफू। वो बंदा जिसका वर्किंग स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट था। वो इलॉन मस्क नहीं था, वो स्टेज और सोशल मीडिया का बंदा था ही नहीं। वो तो फैक्ट्री फ्लोर पर रहकर काम करने पर यकीन रखता था। वर्कर्स के साथ उठता बैठता, उन्हीं के साथ खाना खाता। लेकिन ऐसे बॉसेस के साथ एक बड़ा मसला भी होता है, वो माइक्रो मैनेजर्स बन जाते हैं, यानी हर काम में टांग अड़ाना जरूरी समझते हैं। उन्हें लगता है कि कंपनी एक मिशन पर है और उसके हर पुर्जे पर वो अपना टोटल कंट्रोल चाहते हैं। और वांग तो ऐसा कंट्रोल फ्रीक था कि एक दफा टीम मेंबर्स में फल बांटने के लिए भी मैनेजमेंट को उससे अप्रूवल लेना पड़ी। बल्कि एक बार तो खुद भी कहा, हमारी कंपनी की सिर्फ एक आवाज है, दूसरी नहीं हो सकती। और ऐसे हर बॉस में एक और चीज भी बहुत ज्यादा होती है, एम्बिशन, यानी आगे से आगे बढ़ने की तलब। तब वांग ने एक ऐसा फैसला किया कि लोगों को लगने लगा इस बंदे का दिमाग खराब है भाई। जनवरी 2003 BYD अपनी पीक पर थी। बड़े बड़े फोन ब्रांड्स उसके क्लाइंट्स थे और उसकी बैटरीज दुनिया भर में पहुंच रही थी। लेकिन यहां वांग चॉनफू ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी मार्केट को हिला कर रख दिया, बल्कि समझे कि डूबती हुई कश्ती में पैर रख दिया। कम से कम उस वक्त तो लोगों को ऐसा ही लग रहा था। लेकिन किसे पता था कि यही वो फैसला है जो आगे चलकर BYD को BYD बनाएगा। हल्की है जेब पे, सब कुछ अफोर्डेबल, सीटों का कंफर्ट काफी है नोटेबल। लॉजिकली बात करूं सुनो जरा ब्रो, ये फ्यूचरिस्टिक गाड़ी, इनमें मसले ना जो होते कल। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जो चले तो नो साउंड, वांना हैव अ लुक, कम अराउंड, स्पीकर में जो है सराउंड साउंड। गाड़ी को लेकर सीधा पहुंचे डाउनटाउन, किलोमीटर इतने जितने होते नहीं नाउ, एक्सीलेटर इतना स्मूथ थके नहीं पाऊं। ऑटोमेटिक गाड़ी की जब करेगा तू सवारी, इतनी बेहतरीन अप्रोच दैट आई नेवर एवर फाउंड। सोनी वाइफ पूरी VIP, गड्डी मेरी BYD। असल में वांग ने किया ये कि एक खसारे में जाने वाली, नुकसान में जाने वाली सरकारी कंपनी चिंगचॉन ऑटो खरीद ली। सब बोले भाई ये क्या पागलपन है, एक बैटरी बनाने वाले का पेट्रोल गाड़ियों से क्या काम। मार्केट में भगदड़ मच गई। कुछ ही दिन में BYD के शेयर्स की वैल्यू गिरकर आधी रह गई। इन्वेस्टर्स गुस्से में थे। एनालिस्ट्स कह रहे थे कि वांग ने एक कामयाब बैटरी कंपनी को अपने हाथों बर्बाद कर दिया। एक बंदा जिसने कभी कार नहीं बनाई, वो जापानी और जर्मन जायंट्स का मुकाबला करेगा, वो भी एक खसारे में जाने वाली कंपनी के साथ। और सच ये है, उस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि वांग ठीक कर रहा है। शायद वो वाकई कंपनी को डिबो रहा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये वांग चॉनफू का मास्टर स्ट्रोक है। वो बहुत ही आगे का सोच रहा था, सब उसके खिलाफ थे। उसका मकसद पेट्रोल गाड़ियां बनाना या बेचना था ही नहीं, वो तो बस गवर्नमेंट से कारें बनाने का लाइसेंस हासिल करना चाहता था। उसे एक प्लेग्राउंड चाहिए था जहां वो गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाना सीखे। और आपको पता है सीखने का बेहतरीन तरीका क्या है? बेरहमी से की गई रिवर्स इंजीनियरिंग। अब BYD वाले दुनिया भर से महंगी महंगी कारें खरीदते और उन्हें चीर फाड़ कर रख देते। एक एक नट बोल्ट अलग किया जाता, देखा जाता कि गाड़ी को बनाया कैसे गया है, सिर्फ इसलिए ताकि इस टेक्नोलॉजी को कॉपी किया जा सके। एक मर्तबा तो वांग ने हद ही कर दी। एक नई चमकती दमकती मर्सिडीज कार खरीदी और उसे शंघाई के रिसर्च सेंटर्स के बाहर खड़ा कर दिया। इंजीनियर से कहा कि इस गाड़ी को खोलो और उसके एक एक पुर्जे की स्टडी करो। लेकिन ऐसी लग्जरी 0 मीटर गाड़ी को तोड़ना तो दूर की बात, एक डेंट भी मारने के लिए बड़ा दिलगुर्दा चाहिए होता है भाई। बेचारे इंजीनियर्स के तो हाथ पांव कांप रहे थे। जब वांग ने ये देखा तो जेब से कार की चाबी निकाली और उस नई नवेली मर्सिडीज के फ्रंट से लेकर बैक तक एक बड़ा सा स्क्रैच मार दिया। ये एक मैसेज था कि अब गाड़ी 0 मीटर नहीं रही, जो चाहे करो। और यही वो स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से BYD ने सिर्फ 2 साल में अपनी पहली कार लॉन्च कर दी, जिसका नाम था F3। चेक चेक, ये है BYD, काले शीशे गाड़ी VIP,
तेरी चार चूड़ी तोड़ देगी, करेगी अटैक तुझ पे जैसे हम CID। इनके सब प्लान्स को है गर्क कर दिया, 5 साल में सब सच कर दिया। गेम के टॉप पे है BYD, चमाट ब्रांड्स को है रख कर दिया। जरा ये तस्वीर देखें, ऐसा लग रहा है कि किसी ने शर्म लिहाज साइड पर रखकर टोयोटा कोरोला को कॉपी पेस्ट कर दिया है ना? ऐसा ही था। कार इंडस्ट्री के लोगों ने तो इस कार का बड़ा मजाक बनाया। पूरी इंडस्ट्री हंस रही थी, बिल्कुल इस इलॉन मस्क की तरह कि ये चाइना का माल है, सरवाइव कर जाए तो बड़ी बात है। वोंग के पास अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ नहीं था सिवाय एक सस्ती कॉपी कैट गाड़ी के, और हाँ, अपनी जिद के अलावा। लेकिन एक फैक्टर ऐसा था जिसे सब मिस कर गए, ये कि एक आम आदमी को क्या चाहिए? कम कीमत में एक मुनासिब गाड़ी। F3 इस म्यार पर पूरा उतर रही थी। चीन के आवाम के लिए यह गाड़ी एक नेमत बन गई और फिर इस कार ने सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। BYD एक सक्सेसफुल कार कंपनी बनने लगी सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर। मुल्क से बाहर उसे अभी कम ही लोग जानते थे। तब वोंग चॉनफू को एक ऐसी जगह से इंडोर्समेंट मिली जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बुफे के एक पार्टनर चार्ली मंगर कुछ अरसे से BYD को स्टडी कर रहे थे और जल्द ही वोंग चॉनफू के फैन हो गए। बल्कि एक दिन तो उन्होंने बुफे से कहा कि वोंग थॉमस एडिसन और जैक वेलिच का बेहतरीन मिक्सचर है। यानी वो मशहूर साइंसदान एडिसन की तरह मुश्किल टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता है और जनरल इलेक्ट्रिक के CEO जैक वेलिच की तरह कारोबार भी चला सकता है। लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि वॉरेन बुफे इतनी आसानी से मान जाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी टीम के हाई लेवल एग्जीक्यूटिव डेविड सोकोल को चीन भेजा, जिसने BYD की फैक्ट्री का टूर किया और यहां वोंग चॉनफू का वो रूप सामने आया कि अमरीकी तो क्या, चीनी भी हैरान रह गए। हुआ ये कि वोंग सोकोल को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि BYD की बैटरीज माहौल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती और इनको 100% रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन आप तो जानते हैं, अमेरिकी इन्वेस्टर सिर्फ बातों से काम मानते हैं, उन्हें तो चाहिए होता है प्रूफ। तब वोंग ने जो किया उसके लिए कोई भी रेडी नहीं था। उसने जवाब पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन से नहीं दिया, सीधा बैटरी के अंदर से फ्लूइड निकालकर गिलास में डाला और पी गया। और इससे पहले कि अमेरिकी एग्जीक्यूटिव को समझ आती कि हुआ क्या है, वोंग ने कहा, टेस्ट थोड़ा अजीब सा है, आप पिएंगे? सुकोल की तो सिट्टी गुम हो गई। ये क्या था भाई? ये सस्ती शोहरत हासिल करने का ड्रामा नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट का अपनी प्रोडक्ट पर यकीन दिलाना था। इस एक घूंट ने शक को खत्म कर दिया और फिर सितंबर 2008 में वॉरेन बुफे की कंपनी बर्थशायर हैथवे ने BYD में $232 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर दी और 10% शेयर्स खरीद लिए। लेकिन पैसे से कई ज्यादा अहम चीज ये थी कि BYD को क्रेडिबिलिटी मिल गई। अब कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड बन रही थी। सोनी वाइफ पूरी VIP, गड्डी मेरी BYD, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟ੍ਰਿਪ ਹਾਈ ਨਹੀਂ। सोनी वाइफ पूरी VIP, गड्डी मेरी BYD। अब BYD दुनिया के लिए तैयार थी, लेकिन एक मसला अभी भी था। दुनिया BYD के लिए तैयार नहीं थी। BYD को इन्वेस्टमेंट मिल गई, अटेंशन भी मिल गई, लेकिन उस जमाने में इलेक्ट्रिक कार्स बेचना कोई आसान काम नहीं था। बड़े प्रैक्टिकल मसाइल थे। बैटरीज महंगी थी, ड्राइविंग रेंज बहुत ही कम थी और चार्जिंग में घंटों लग जाते थे। लेकिन एक मसला सबसे बड़ा था और खौफनाक भी, आग लगने का खतरा। तब दुनिया की ज्यादातर ईवी कंपनीज अपनी गाड़ियों में NMC बैटरीज इस्तेमाल करती थी। इन बैटरीज की अच्छी बात यह थी कि बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती थी और ज्यादा एनर्जी का मतलब रेंज। लेकिन एक चीज ने इन बैटरीज को बहुत ही खतरनाक बना दिया था, वो ये कि अगर कभी एक्सीडेंट हो जाता और कोई भी चीज बैटरी में घुस जाती तो उसका टेम्परेचर शूट कर जाता, एक धमाका होता और आग लग जाती। आग भी ऐसी कि जिसे बुझाना फायर ब्रिगेड के भी बस में ना था। और यहां पर काम आई वोंग चॉनफू की तालीम, उसकी एजुकेशन। वो एक कमाल केमिस्ट था और वो जो सॉल्यूशन लाया वो भी कमाल का था। लिथियम आयरन फॉस्फेट यानी LFP बैटरीज लगाने का फैसला कर लिया। ये बहुत ही सेफ किस्म की बैटरीज थी, इनसे आग लगने का कोई खतरा नहीं होता था। लेकिन अब एक नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया।
इन बैटरीज का साइज बड़ा था और एनर्जी कम, यानी ये गाड़ी में जगह भी ज्यादा घेरती और रेंज भी कम देती। लेकिन वोंग चॉनफू के इंजीनियर दिमाग ने एक नया कमाल कर दिखाया। उसने बैटरी की शक्ल ही बदल डाली, बैटरी की सेल्स वाली शेप ही खत्म कर दी और उसे खींचकर लंबा और चपटा कर दिया और नाम दिया ब्लेड बैटरी। अब कार के फ्लोर में ज्यादा बैटरीज आने लगी। रिजल्ट ये निकला कि BYD ने ऐसी कार्स बना डाली जो 600 किलोमीटर तक का सफर कर सकती थी। गाड़ी की रेंज तो लोगों ने देख ली, लेकिन ये आग पकड़ती है या नहीं इसका प्रूफ अभी बाकी था। मार्च 2020 में BYD ने दुनिया को ब्लेड बैटरी की पावर दिखाने का फैसला किया और उसके लिए जिस टेस्ट का इंतखाब किया गया उसका नाम था नेल पेनिट्रेशन टेस्ट। जी हाँ, इस टेस्ट में एक बड़ी सी लोहे की कील को बैटरी में से गुजारा जाता है और ये इतना मुश्किल टेस्ट है कि इसे बैटरी टेस्ट का माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। और फिर जब ये कील NMC बैटरी में ठोकी गई तो वो चंद ही लम्हों में धमाकों से फट गई और एक खौफनाक आग लग गई। और जब यही टेस्ट ब्लेड बैटरी पर किया गया तो मुकम्मल खामोशी थी, ना कोई ब्लास्ट, ना धुआं और ना ही कोई आग। कील बैटरी से ऐसे आर पार हो गई जैसे मक्खन से गुजर रही हो। इस वीडियो ने तो ब्लेड बैटरी को रातों रात मशहूर कर दिया और वही इलॉन मस्क जो कभी BYD का मजाक उड़ाया करता था, अपनी कंपनी टेस्ला के लिए इसी चाइनीज कंपनी से बैटरी खरीद रहा था। लेकिन एक मिनट, आप क्या समझ रहे हैं BYD की सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ एक बैटरी का कमाल था? बिल्कुल नहीं, उसके पीछे असल ताकत थी वर्टिकल इंटीग्रेशन की। ये क्या है, आए जरा जल्दी से समझते हैं। नॉर्मली गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज मुख्तलिफ सप्लायर्स से पार्ट्स खरीदती हैं और फिर उन्हें असेंबल किया जाता है। जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है जिसके लिए गोश्त किसी और दुकान से लिया जाता है तो बन किसी और दुकान से, सॉसेस किसी और के होते हैं और डिलीवरी के लिए काम कोई और करता है। लेकिन सोचें, कोई ऐसा रेस्टोरेंट हो जो अपनी गंदुम भी खुद उगाता हो, अपनी बेकरी भी खुद चलाता हो, जानवर पाले भी खुद, काटे भी खुद और अपनी प्रोडक्ट्स को डिलीवर भी खुद करे, तो जाहिर है ये एक बड़ा मुश्किल और महंगा काम है। लेकिन अगर एक बार कोई ये सिस्टम बना ले तो क्वालिटी, कीमत और स्पीड का मुकाबला फिर कोई नहीं कर पाएगा। BYD ने ऑटो इंडस्ट्री में बिल्कुल यही किया। उसने फैसला किया कि वो हर चीज खुद बनाएगी, बैटरी सेल्स, बैटरी पैक्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, चिप्स, यहां तक के गाड़ी की सीटें भी। समझें, BYD गाड़ी के शीशे और टायर्स के अलावा सब कुछ खुद ही मैन्युफैक्चर करने लगी। याद है ना, मैंने कहा था कि वोंग हर चीज खुद कंट्रोल करना चाहता है। यही उसकी जिद थी, यही उसका ऑब्सेशन अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रही थी, क्योंकि जब बाकी कंपनी सप्लायर्स के रहमो करम पर थी, वोंग किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था। यहां तक गाड़ियों को जिन बड़े बड़े कैरियर शिप्स में एक्सपोर्ट किया जाता है वो भी BYD खुद बनाने लगी। यही वजह थी कि जब कोविड के बाद पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई, ऑटो मेकर्स के हाथ पांव फूल गए, उन्हें चिप्स मिलना बंद हो गईं, तब BYD मजे में थी, चिल कर रही थी। उसे सप्लाई चेन का क्या डर, वो सब कुछ खुद ही बना रही थी भाई। और यही वो टाइम था कि जब BYD ने दुनिया को फतह कर लिया और ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि उसने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। इनके टेस्ला से तेज मेरी BYD, 5 मिनट फुल चार्ज तेरी हो जाएगी। ऑफ रोड पे नहीं देगी तुझे बम्पी राइड, स्मूथ से भी स्मूथ फिर ये हो जाएगी। मंजिल से ज्यादा इसमें सफर का मजा, मंजिल करे पार तू बस पलक को झपका। तू सड़क पे चला भले सड़क पे चला, सही चीज चुन और दे गलत को हटा। हैशटैग ट्रेंड करे BYD, ओवरटेक करे BYD, जमीन का शाइन बड़ी तेज रफ्तार, आसमां पे लिखा देख BYD। अब वोंग चॉनफू को सब कुछ मिल चुका है और अफसोस की बात यह है कि जिस लेवल का वो कंट्रोल फ्रीक है, ऐसे बॉसेस का अंजाम बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं होता। आज इलॉन मस्क मुश्किल में है, टेस्ला की सेल्स गिर रही हैं, BYD आगे निकल चुकी है, तो क्या कल वोंग के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि ऑब्सेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। जो बंदा हर चीज को खुद कंट्रोल करना चाहता है, अगर उसका एक फैसला गलत हो जाए तो पूरी कंपनी उसके साथ डूबती है। बहरहाल अभी तो वो आसमानों में है और हम भी, क्योंकि BYD
पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी ऑटो इंडस्ट्री का गेम पलटने का काम कर रही है। अमेरिका और यूरोप की एक पुरानी आदत है, वो किसी चाइनीज कंपनी को कामयाब होता नहीं देख सकते। BYD की कामयाबी देखकर उन्होंने फ्री मार्केट के रूल्स ही बदल दिए हैं। अमेरिका ने BYD पर भारी टैरिफ लगा दिए, यूरोप भी पाबंदियां लगाने की तैयारियां कर रहा है और यही वजह है कि BYD को नई मार्केट्स एक्सप्लोर करनी पड़ रही हैं, जिनमें से एक है पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री को तो आप जानते ही हैं। यहां सालों से बिग 3 का राज है, यानी सुजुकी, टोयोटा और होंडा। समझे, इन 3 जापानी कंपनियों की मोनोपोली है और इसमें आम लोगों का बड़ा नुकसान है। उन्हें मिलती है ओल्ड टेक्नोलॉजी वाली गाड़ियां, आसमान से बातें करती कीमतें और ऊपर से डिलीवरी भी महीनों बाद। और चले किसी तरह गाड़ी खरीद भी लें तो पेट्रोल का क्या करें, वो तो आए दिन महंगा ही होता जा रहा है। ऐसे में गवर्नमेंट ने नई ऑटो पॉलिसी लॉन्च की और नए प्लेयर्स को आने का मौका दिया और तब एंट्री हुई कोरियंस और चाइनीज ब्रांड की, जिन्होंने लोकल ग्रुप्स के साथ पार्टनरशिप्स की और बिग 3 को हिला कर रख दिया। अब आप रोड पर निकले तो आपको नए नए ब्रांड्स नजर आएंगे, हैवल, चेरी, चंगान, दीपाल, जायको और जेटोर, और जाहिर है BYD भी, जो हबको के साथ मिलकर कराची के करीब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है और हो सकता है इस साल लॉन्च भी हो जाए। यानी आपको जल्द ही मेड इन पाकिस्तान BYD कार्स सड़कों पर नजर आए। लेकिन असल अहमियत इस बात की नहीं कि पाकिस्तान में BYD की गाड़ियां क्या करेंगी। हम लोगों के लिए असल सवाल यह है कि हम वोंग चॉनफू की कहानी से क्या सीखते हैं। एक गरीब और यतीम लड़का जिसने साबित किया कि हार्ड वर्क और डिसिप्लिन से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। अगर आपके पास विजन है तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को भी गिरा सकते हैं। क्या हमारे यहाँ कोई वोंग चॉनफू पैदा हो सकता है? क्या हम कभी कुछ बिल्ड कर सकते हैं? और याद रखें, फ्यूचर सिर्फ उनका होता है जो अपने ख्वाबों को खुद तामीर करते हैं। Who built their dreams? हल्की है जेब पे, सब कुछ अफोर्डेबल, सीटों का कंफर्ट काफी है नोटेबल। लॉजिकली बात करूं सुनो जरा ब्रो, ये फ्यूचरिस्टिक गाड़ी इनमें मसले ना जो होते कल। फ्यूचरिस्टिक गाड़ी जो चले तो नो साउंड, वांना हैव अ लुक, कम अराउंड, स्पीकर में जो है सराउंड साउंड। गाड़ी को लेकर सीधा पहुंचे डाउनटाउन, किलोमीटर इतने जितने होते नहीं नाउ, एक्सीलेटर इतना स्मूथ थके नहीं पाऊं। ऑटोमेटिक गाड़ी की जब करेगा तू सवारी, इतनी बेहतरीन अप्रोच दैट आई नेवर एवर फाउंड। सोनी वाइफ पूरी VIP, गड्डी मेरी BYD।